हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए सुबह क्लासेस पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पॉलिटी में टॉपिक को डाले हुए थे। उस टॉपिक का नाम था संवैधानिक विकास। क्या नाम था? संवैधानिक विकास। और संवैधानिक विकास में अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो वहाँ पे जो है क्या है कि आप लोग को जो है हम लोग जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसे हम संशोधात्मक या बंगाल के जुडिकेचर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1786 का अधिनियम, फिर 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, हम लोग जो है पीछे के क्लास में हम लोग जो है आपको बता चुके हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये इसके आने के पीछे क्या क्या कारण था, फिर उसके बाद इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया था और आखिर इसमें ऐसी क्या कमियां रही, उस कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जिसे हम लोग जो है संशोधात्मक एक्ट या बंगाल का, याद रखिएगा, बंगाल का जुडिकेचर के नाम जानते हैं, वो एक्ट आया था। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उस कमियों को दूर करने के लिए संशोधात्मक एक्ट या बंगाल के जुडिकेचर या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इसका दूसरा जो नाम है वो कौन सा है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट के नाम जानते हैं। अब 1784 का एक्ट इसलिए आता है क्योंकि ब्रिटेन में जो है, याद रखिएगा, ब्रिटेन में जो है एक नया प्रधानमंत्री बन के आता है जिसका नाम होता है पिट्स, ठीक है, जिसका नाम होता है पिट्स। और पिट्स ने ही जो है कंपनी को नियंत्रण करने के लिए, कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए एक्ट लाया जिसे कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में आया था। कौन सा आया था? पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया, ठीक है। और उसके बाद जो है एक गवर्नर जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए या लॉर्ड कॉर्नवालिस को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 1786 में एक एक्ट लाया गया जिसे हम कहा गया 1786 का अधिनियम। और उसके बाद आपको देख लीजिएगा 1773 से लेके 1993 तक 20 वर्ष होता है। 20 वर्ष में एक एक्ट आना ही था और इसी एक्ट के जरिए जो है कंपनी को अगले 20 वर्षों तक, याद रखिएगा, अगले 20 वर्षों तक जो है, अगले 20 वर्षों तक व्यापारिक एकाधिकार, याद रखिएगा, व्यापारिक एकाधिकार क्या हुआ? एकाधिकार दिया गया, ठीक है। इसी के बाद आपको पता है 1793 के बाद 1813 में एक्ट आएगा, उसके बाद 1833 में आएगा, फिर 1853 में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर अगले हर 20 वर्षों के लिए जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा दिया जाएगा, जिस वजह से हर बार जो है यहां से चार्टर एक्ट आना प्रारंभ हो जाएगा। चार्टर एक्ट को हिंदी में हम लोग अधिकार पत्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहां तक की कहानी मैंने आपको समझा दिया था। फिर से मैं दोबारा एक बार रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है 1813, 1833 और 1853 के अधिनियम के बारे में आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें, आप लोगों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो है, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो है इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो है कंपनी जो है, अब कंपनी को रेगुलेट कौन करेगा? कंपनी को रेगुलेट कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार। अर्थात देखिए समझिएगा, एक तरफ कंपनी थी, ठीक है, और एक तरफ मेरा कौन था? भारत देश था। तो भारत देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? व्यापार कर रही थी। तो व्यापार करने की वजह से आपको पता है, जब इस ब्रिटेन से, याद रखिएगा, इस ब्रिटेन से जो है जब कंपनी यहाँ पे आई क्या करने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई क्या करने? व्यापार करने। क्या करने आया था? व्यापार। अब व्यापार करने आया, लेकिन यहाँ की परिस्थितियों को देख के, यहाँ पे आपको पता है कि मुगल वंश का समापन हो जाता है। यानी मुगल वंश का जो मेन शक्ति था, यानी 1760 ईस्वी में जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है, इस मृत्यु होने के पश्चात जो है कहा जाता है कि यहाँ पे अब स्वतंत्र शक्ति यानी स्वतंत्र राजा जो है अपने आप को घोषित करने लगता है। तो जैसे उसी में
बंगाल का जो पहला राजा बना था, शासक था, जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां। उसके बाद बना अलीवर्दी खां। उसके बाद बना सिराजुद्दौला। तो कहा जाता है इसी सिराजुद्दौला से, याद रखिएगा, सिराजुद्दौला से जो है युद्ध जीतता है कौन? अंग्रेज, ब्रिटिश कंपनी का जो है गवर्नर था, सिर्फ गवर्नर याद रखना है, उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। अब ये क्लाइव युद्ध जीत लेता है, और जिसे हम लोग कहते हैं प्लासी का युद्ध, आप लोग को पता ही है, 1757 में। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध जीत लेता है, बक्सर का युद्ध 1764 में। तो याद रखिएगा ये 23 जून को हुआ था, 23 जून को हुआ था, और ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, ये दोनों युद्ध जीतने के बाद जो है कंपनी अपना व्यापारिक दृष्टिकोण से हटके वो प्रशासनिक क्षेत्र में ज्यादा काम करने लगी, जिस वजह से जो कंपनी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का घाटे में जाने लगा। जब ये कंपनी घाटे में जाने लगा, याद रखिएगा, जब ये कंपनी घाटे में जाने लगा, तो घाटे में जाने के बाद कहा जाता है कि अब जो यहाँ किसके जो शेयर धारक थे 24/10, जिसे हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम जानते हैं, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी इसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कंपनी के जो शेयर धारक थे उसे। अब वो लोग जो क्या किया, अब ये लोग जो है ब्रिटिश सरकार से, याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार से क्या चीज का मांग किया? ऋण यानी लोन का मांग किया, कि हमारे व्यापारिक यानी हमारा कंपनी जो है घाटे में जा रही है, अब उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ क्या चाहिए? लोन चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने लोन देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम पहले ये पता करेंगे क्या ये सच में ये कंपनी घाटे में जा रही है। तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक गुप्त समिति बनाया, गुप्त समिति। अब इसी समिति ने जाके, याद रखिएगा, 1772 ईस्वी में ये समिति बनता है और ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और इसी रिपोर्ट के प्रस्तुत के आधार पर 1773 में एक एक्ट आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से हम जानते हैं। अब इसके अंतर्गत अब कंपनी पे यह यानी ब्रिटिश सरकार कंपनी पे अब क्या करना चाह रहा था? रेगुलेट। हम कंपनी को क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो कंपनी में रेगुलेट कैसे करेंगे? तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा, हम आपको पीछे की क्लास में ये चीज बताए हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, अब उसमें साफ साफ 2-3 बातें बोल दिया गया कि जो अब जो है, यहाँ देखिए समझिएगा, सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट में इसमें क्या प्रावधान आया? इसमें सबसे पहला प्रावधान आया कि अब जो, याद रखिएगा, यानी जो गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, जो गवर्नर होगा, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बंगाल के गवर्नर जनरल। उसके बाद जो है फिर इसी में, याद रखिएगा, इसी के तहत जो है हम लोग जो है, इसी के तहत जो हम लोग जो है, ये अब हम लोग काम करने लगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल के जगह जो है अब हमारा क्या आएगा? वो आ जाएगा, यानी गवर्नर जनरल के सहायता के लिए, याद रखिएगा, सहायता के लिए क्या बनाया जाएगा? एक परिषद बनाया जाएगा। ठीक है, जो कितने सदस्य का होगा? 4 सदस्य के होगा। तो इसी तरह याद रखिएगा, यही अब सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना किया जाएगा। उसके बाद 1781 का सेटलमेंट आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के परिषद के बीच जो अधिकार को लेके जो टकराव था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसीलिए उसके अधिकार को स्पष्ट करने के लिए 1781 का एक्ट लाया गया, और 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को हटा के उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, मतलब हटा के नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, क्योंकि नया प्रधानमंत्री बना था। उसके बाद 1786 का लॉर्ड कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए आया था। 1793 का भी एक्ट आया था। अगर हम बात करें, देखिए समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, कि 1793 की अगर हम आपको परिस्थितियां बताएं, तो देखिए साफ साफ देखिए, याद रखिएगा, क्योंकि हम पीछे की वीडियो में बता दिए ये सभी चीज, तो आप वहां से जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए कहा गया है कि 1793, देखिए यहां से हम आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट, इसमें सबसे पहला प्रावधान क्या किया गया? सबसे पहले 20 वर्षों के लिए, याद रखिएगा, 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए जो है, 20 वर्षों के लिए कंपनी का एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। ठीक है, दूसरा काम क्या किया गया? याद रखिएगा,
वो जो बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल जो बनाया गया था, याद रखिएगा, फिट्स इंडिया एक्ट के तहत बीओडी को नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था 6 सदस्य का। वो आप वीडियो देखिएगा तो वहां पता चल जाएगा। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 सदस्य थे, इसका जो है, इसके जो वेतन जो है, ये वेतन जो है वो कहां से दिया जाएगा आपका? भारतीय राजस्व से। कहां से दिया जाएगा आपका? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो प्रावधान किया गया, ठीक है। और अब उसके बाद देखिए, आपको मैंने बताया था 1786 के जो गवर्नर जनरल यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल जो है अपने परिषद के खिलाफ, याद रखिएगा, अपने परिषद के निर्णय को, याद रखिएगा, निर्णय को रद्द कर सकता है। अब इसी एक्ट में याद रखिएगा, परिषद की शक्ति को क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया, जबकि गवर्नर जनरल की शक्ति को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो याद रखिएगा, इसकी यानी गवर्नर जनरल के को जो सहायक परिषद है उसकी शक्ति को सीमित कर दिया गया, जबकि गवर्नर यानी बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो 1793 के चार्टर एक्ट में 3 बात है। 20 वर्षों के लिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 सदस्य होंगे, जो ब्रिटेन में बैठा हुआ है, इंग्लैंड में, उसके जो वेतन जो होंगे और या अन्य खर्चे होंगे वो सभी जो है भारत के राजस्व से दिया जाएगा। तीसरा था जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, इसके परिषद के निर्णय जो भी लिए जाएंगे उस निर्णय को रद्द करने का शक्ति अब बंगाल के गवर्नर जनरल के पास था, क्योंकि परिषद पहले बहुमत के आधार पर निर्णय लेता था तो परिषद के अनुसार ही काम होता था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह अधिकार मांगा था 1786 के अधिनियम में, वो आगे चल के जो भी गवर्नर आएगा उसके आधार पे वो काम किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एक और बात याद रखिएगा, जितने भी कानून बनाए जाएंगे, याद रखिएगा, जितने भी नियम या कानून बनाया जाएगा, इस नियम और कानून की अंतिम व्याख्या, याद रखिएगा, अंतिम व्याख्या जो है, अंतिम व्याख्या वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो इस बात को यहां समझ लेना है कि नियम और कानूनों की अंतिम व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब बंगाल के क्षेत्र में जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे उसका अंतिम व्याख्याकर्ता कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट होंगे। तो याद रख लीजिएगा, इस एक्ट के तहत मुख्य रूप से 4 बातें कही गई थी, ठीक है। अब अगला जो हम लोग एक्ट पढ़ेंगे वो एक्ट रहेगा मेरा जस्ट इसके 20 वर्ष जो एक्ट आएगा, 20 वर्ष के बाद आएगा, वो कौन सा आएगा आपका? 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं, 1800 चार्टर का एक्ट क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, समझिएगा यहाँ पे 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए, सबसे पहली बात समझते हैं कि इसके आने के पीछे का कारण क्या था। आने का पीछे का कारण, देखिए 1813 में क्या हो रहा था? ब्रिटेन में, यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट का काफी ज्यादा मतलब महत्व चल रहा था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक महाद्वीपीय का सिद्धांत लाया। उसने लाया कि यूरोप के अंतर्गत, याद रखिएगा, यानी नेपोलियन बोनापार्ट, याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट जो है यानी यूरोप के अंतर्गत कोई भी आयात नहीं कर सकता, यानी यूरोप में अब जो भी प्रोडक्ट आएगा उस पे यानी आयात पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। अब कंपनी जो है कहां पे व्यापार करती थी? भारत में। तो कंपनी जो व्यापार कर रही थी, अब वो कंपनी कहां से यहां से माल लाती थी, अब उसे प्रतिबंध लगा दिया नेपोलियन बोनापार्ट ने। एक तो ये रीजन था, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या हो गया था, धीरे धीरे दूसरा एक कारण हो गया था कि ब्रिटेन के अंदर, याद रखिएगा, ब्रिटेन के अंदर जो है औद्योगिक क्रांति हो रही थी, ठीक है, औद्योगिक क्रांति हो रही थी, यानी ब्रिटेन के अंतर्गत जो है कच्चा माल की अत्यधिक मात्रा में मांग बढ़ रही थी, जिस वजह से वहां पे कई ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था। तो समझ लीजिएगा, तो अब जिस वजह से देखिए, समझिएगा, इसी एक्ट के तहत कंपनी पे जो मोनोपोली बना हुआ था, व्यापारिक एकाधिकार बना था, अब उसको समाप्त कर देगा। अगला जो एक्ट आएगा
तो देखिए समझिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा था ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की लहर दौड़ रही थी। अब उसके बाद देखिए समझिएगा, उसके बाद याद रखिएगा, एडम स्मिथ एक व्यक्ति था, एडम स्मिथ जानते हैं, एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, एक सिद्धांत दिया कि अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक, याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक जो है, यानी अर्थव्यवस्था प्रशासनिक, या इसको कह सकते हैं हम लोग व्यापार के हस्तक्षेप, यानी याद रखिएगा, यानी कि जो है अर्थव्यवस्था जो है व्यापार को हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था जो व्यापार को हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसको अलग से चलाया जा सकता है व्यापार को, अगर आगे ग्रोथ करना है व्यापार में। तो ये सिद्धांत दिया था कौन? एडम स्मिथ ने, ठीक है। और उसके बाद जो है अब ब्रिटेन में ये मांग चल रही थी कि हम जो है अपने धर्म, यानी ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए हमें आगे भारत में मौका मिलना चाहिए। तो ब्रिटेन के जितने भी धर्म प्रचारक लोग थे वो ये मांग कर रहे थे ब्रिटेन सरकार से कि हमें भारत में भी अपना धर्म को प्रचार प्रसार करने की अनुमति दिया जाए। उसके बाद भारत के अंतर्गत जो भी बहुत सारे आदमी थे वो कह रहा था कि शिक्षा पे हमें शिक्षा पे खर्च चाहिए, सरकार, ब्रिटिश सरकार जो है शिक्षा के लिए कुछ करे। तो इस वजह से ये आने के पीछे का आपका क्या था? कारण था। आने पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने आयात पर प्रतिबंध, दूसरा था ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की लहर दौड़ रही थी, ठीक है, जिसके लिए कच्चा माल की आवश्यकता थी, और वो कच्चा माल कहां से मिलेगा? भारत से मिलेगा, वो हो गया था। और एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत दिया था, व्यापार और अर्थव्यवस्था के बीच जो है, याद रखिएगा, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात ये था कि ईसाई मिशनरियों ने, लोग क्या कर रहे थे, हमें धर्म प्रचार प्रसार करने की क्या मिलना चाहिए? अनुमति मिलना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ ये तो था आने का कारण। अब इस कारण को याद रखिएगा, ये जो आने का कारण था, अब आने का कारण में अब समझिएगा प्रावधान क्या था। प्रावधान, अब देखिए समझिएगा कि प्रावधान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रावधान क्या होगा? सबसे पहले व्यापारिक एकाधिकार, याद रखिएगा, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किंतु याद रखना है, किंतु चाय एवं चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहने दिया गया। समझ लेना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यापारिक एकाधिकार, आंशिक रूप से व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा था, याद रखिएगा, इसी में चाय और चीन के साथ अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बनी रहेगी, यानी व्यापारिक एकाधिकार चाय के साथ, यानी चाय का जो व्यापारी करेगा वो, और चीन के साथ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कहा गया कि जो ईसाई धर्म का व्यक्ति होंगे, यानी ईसाई मिशनरियों का भारत में धर्म प्रचार के लिए अनुमति दी गई, ठीक है। तो ईसाई मिशनरियों का भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति भी मिल गई इसी एक्ट के द्वारा। पूछता है कि ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन किस एक्ट के तहत हुआ था? 1813 का एक्ट के तहत हुआ था। उसके बाद याद रखिएगा, तीसरा प्रावधान क्या गया कि भारतीयों के शिक्षा पर हर वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। तो याद रख लेना है
कि भारतीयों की शिक्षा पर हर वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद अब क्या हुआ, जैसे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, अब कई अत्यधिक मात्रा में ब्रिटिश के लोग कहाँ आने लगे, बसने लगे, भारत में। तो इसमें एक कानून बनाया गया, जो ब्रिटिश का नागरिक होगा, याद रखिएगा, ब्रिटिश नागरिक वह भारतीय अदालत के क्षेत्राधिकार में लाया गया है, क्षेत्राधिकार में लाया गया है। यानी ब्रिटिश नागरिक भी अगर यहाँ पे आके कोई काम करते हैं या कोई सी भी चीज करते हैं, तो उस पे जो भारत में जो कोर्ट है, उसी कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अनुसार उस पे भी क्या होगा, काम किया जाएगा। चाहे प्रतिबंध लगाना हो या कोई भी व्यापार वगैरह करना है, तो उन ब्रिटिश नागरिक पे भी वही कानून लागू किया जाएगा जो आगे चल के लाया गया है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे लास्ट में एक पॉइंट और क्या दिया कि कंपनी को, याद रखिएगा, कंपनी को अगले 20 वर्षों तक, याद रखिएगा, अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये इतने सारे काम हुए। उसके बाद जो स्थानीय निकाय था, यानी स्थानीय जो सरकार था, उसे टैक्स लेने के लिए क्या कर दिया गया, उसे टैक्स लेने का अधिकार दिया गया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं स्थानीय या प्रांतीय सरकार को टैक्स लेने का अनुमति दिया गया। तो 1813 का एक्ट में यही प्रावधान मुख्य रूप से किया गया था। पहला, आंशिक रूप से व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया, समाप्त किया गया। सिर्फ चाय और चीन पर व्यापारिक एकाधिकार बने रहने दिया गया। उसके बाद ईसाई मिशनरियों का भारत में धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। भारत के शिक्षा पर हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। विदेशी नागरिक को वह भारतीय अदालत के क्षेत्राधिकार में लाया गया है। यानी कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और स्थानीय एवं प्रांतीय सरकार को टैक्स लेने की भी अनुमति दे दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए। समझिएगा, 1833 का चार्टर एक्ट क्या था। 1833 का चार्टर एक्ट, तो देखिए सबसे पहली काम क्या किया गया, जो व्यापारिक एकाधिकार था, याद रखिएगा, अब पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में यह कहा दिया था, आंशिक रूप से व्यापारिक एकाधिकार को हटा दिया जाता है, किंतु चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। लेकिन इतनी औद्योगिक क्रांति की मांग हो गई थी वहां ब्रिटेन में, इसलिए 1833 के चार्टर एक्ट आया तो उसमें यह कह दिया गया कि पूर्ण रूप से अब व्यापारिक एकाधिकार हटा देता है। अब कंपनी जो है, यानी कोई भी जाके भारत में जाके व्यापार कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। दूसरा बात ये अब कह दिया गया कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे, ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे, उसका पद नाम बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल का उसका पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया जाएगा। अब हम इसको बोलेंगे GGI, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग इसके जानेंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल के इंडिया के नाम से इसे हम लोग जानेंगे।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल और उसके परिषद को क्या कर दिया गया कि अब ये काम कर दिया गया, ठीक है। अब याद रखिएगा दूसरा एक्ट ये कहा दिया गया कि जो गवर्नर जनरल होगा, याद रखिएगा, यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल सॉरी अब जो भारत का गवर्नर जनरल होगा, इसके जो परिषद होंगे, याद रखिएगा, इसके क्या होंगे, जो परिषद होंगे, तो हम लोग जो है देख रहे थे कि 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट में हमने ये देखा कि पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया है। अब इसमें यह कहा दिया गया कि अब जो है पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति जो है ब्रिटेन में आएगा और वो व्यापार करेगा, सॉरी भारत में आएगा और व्यापार करेगा। अब बीजी यानी बंगाल के गवर्नर जनरल, उसका पद नाम बदल के कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल किया गया, जो कि जीजीआई बन गया। याद रखिएगा कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, समझ गए। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है अब संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता है, यानी पूरा भारत क्षेत्र में, संपूर्ण ब्रिटिश भारत क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार किसे मिल गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मिल गया, ठीक है। लेकिन वो कानून बनाने से पहले जो यूरोप यानी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो बैठा हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उससे स्वीकृति लेना क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो इस बात को समझ लेना है कि जीजीआई जो है अब संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाएगा, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल से वो स्वीकृति लेने के बाद बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के परिषद के सदस्य, यानी पहले 3 सदस्य, उसको बढ़ाकर यानी 4 सदस्य जो है वो कानून यानी विधि का जानकार होना आवश्यक है, और उसी व्यक्ति को गवर्नर जनरल के परिषद में क्या हुआ, सदस्य बनाया जाएगा। तो अर्थात गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जो परिषद होगा उसमें क्या हुआ, एक सदस्य की वृद्धि की गई, यानी 4थे सदस्य लाया गया। अब वो 4थे सदस्य जो है ये अनिवार्य है कि वो 4थे सदस्य कानून या विधि का क्या होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है परिषद का बैठक में भाग लेगा, यानी ये 4थे सदस्य जो परिषद के बैठक में भाग लेगा, किंतु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। समझिए बात को। तो इस बात को समझ लेना है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के परिषद के सदस्य की संख्या 1 बढ़ाई गई, और वो 4थे सदस्य जो होंगे वो कानून के जानकार होंगे, पर वो 4थे सदस्य जैसे परिषद के बैठक में भाग ले सकता है, किंतु उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। जैसे आपको पता है अटॉर्नी जनरल आज हम लोग के जो महान्यायवादी है, वो भारत सरकार का, यानी भारत सरकार का वो क्या है, कानूनी रूप से वो जानकार है, वही सारा काम करते हैं, लेकिन वो सांसद का सदस्य है, पर उसे संसद में वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। चलिए आप कहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक इसी एक्ट के तहत, याद रखिए, विधि आयोग बनाने की शक्ति मिल गई। अब उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्य परिषद का एक विधि आयोग बनाया गया। याद रखिएगा यहीं से हमारे देश में आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह का निर्माण होता है लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक विधि आयोग यानी लॉ कमीशन बनाने का शक्ति मिल गई, और उसी शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में उसमें 4 सदस्य का एक विधि आयोग बना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, भारत के दास प्रथा को क्या किया गया, समाप्त किया गया। इसी एक्ट के तहत भारत में जो दास प्रथा था, जो स्लेव वगैरह जो बनाया जाता था, उस प्रथा को समाप्त किया गया। कंपनी के सरकारी जो कर्मचारी होंगे, कंपनी के जो सरकारी कर्मचारी होंगे, उसको रंग, मूल वंश, जन्म स्थान, ठीक है, धर्म, इन सभी के आधार पर उसे जो है आयोग घोषित नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था, सिर्फ जो अंग्रेज होता था वही व्यक्ति जो है उसके बनाया जाता है, लेकिन अब रंग, मूल वंश, जाति, ठीक है, धर्म, इन सभी के स्थान के आधार पर उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। उसके बाद कर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के संपूर्ण देश के लिए एक बजट बनाने का भी उसे अधिकार मिल गया। जो भारत के गवर्नर जनरल होंगे उसे जो है संपूर्ण भारत देश के लिए एक बजट बनाने के लिए उसे शक्ति मिल गया इस एक्ट के द्वारा। उसके बाद कर गवर्नर जनरल के जो परिषद है उसे संपूर्ण भारत के लिए राजस्व संबंधी यानी टैक्स संबंधित कानून बनाने का भी अधिकार मिल गया। ठीक है, तो गवर्नर जनरल के परिषद को संपूर्ण भारत में टैक्स संबंधित कानून बनाने का अधिकार, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत के लिए एक बजट पेश करने का भी उसे अधिकार प्राप्त हो गया। अब याद रखिएगा ये जो 1833 का चार्टर का एक्ट है, इसी एक्ट से
हमें संविधान बनने का आंशिक संकेत दिखाई पड़ते हैं। तो अब यहां से आप लोग को ये समझ लेना है कि जो ये एक्ट है, अब ये एक्ट में ये प्रावधान किए गए थे। तो याद रखना, इस एक्ट से संविधान बनने का आंशिक संकेत हमें देखने को मिलता है, क्योंकि पूर्ण रूप से मोनोपोली अब कंपनी का खत्म हो जाता है। अब ये जो है ब्रिटिश सरकार समझ लेता है कि अब हमें व्यापार नहीं, पूरा का पूरा यहाँ पे क्या करना है, हमें शासन करना है और प्रशासनिक दृष्टिकोण को क्या करना है, मजबूत करना है। तो आगे का जो एक्ट आएगा वो हम लोग का अगला एक्ट आएगा 1853 का चार्टर एक्ट। अब जो हम लोग जो है 1853 का चार्टर एक्ट को देखेंगे। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो हम लोग ये देखेंगे कि 1853 में हमने ये देखा कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था पूर्ण रूप से। अब इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ, अब जैसे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त हुआ तो सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, जो विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य है, ये दोनों को क्या किया, अलग अलग कर दिया। अब ये कह दिया गया कि जो विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य होगा वो अलग अलग अब काम करेगा, अलग अलग कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नर जनरल के परिषद में क्या हुआ, 8 अतिरिक्त सदस्य का भर्ती कर दिया, 8 अतिरिक्त सदस्य बना दिए। तो गवर्नर जनरल के परिषद में पहले 4 सदस्य हुआ करते थे और उसमें से 8 ला दिए, तो कुल कितने सदस्य हो गए, 12 सदस्य हो गए। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के परिषद की संख्या को 4 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया, ये कितने सदस्य हो गए इसमें। अब जो गवर्नर के परिषद थे उसमें 12 सदस्य हो गए। अब इसका नाम रखा गया केंद्रीय परिषद। क्या नाम रखा गया, केंद्रीय परिषद। इसे कहा जाने लगा केंद्रीय परिषद, जो कि इसका मुख्य रूप से इसका कार्य क्या था, संपूर्ण भारत में कानून बनाना, और इस कानून को बनाने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का अनुमति लेना आवश्यक होगा, और आवश्यकता पड़ने पर अगर गवर्नर जनरल चाहे तो वीटो भी लगा सकता है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं इस कार्य में गवर्नर जनरल के जो परिषद है उसकी संख्या को बढ़ा दिया गया, और जो बढ़ी हुई संख्या थी उसको ये काम दिया गया कि संपूर्ण देश के लिए वो क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। क्योंकि विधि आयोग जो है 1833 में ही ला दिया गया था। अब देश में संपूर्ण रूप से कानून बनाना था, तो कानून बनाने का संपूर्ण रूप से जो ये प्रावधान जो है ये किस एक्ट के तहत दिया गया, आपका 1853 का एक्ट के तहत, कि संपूर्ण देश में अब कानून बना सकता है, लेकिन कानून बनाने से पहले भारत के गवर्नर जनरल से अनुमति लेना आवश्यक होगा, और वो अनुमति अगर ना मिले तो वो चाहे आवश्यकता पड़ने पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चाहे तो वीटो भी मार सकता है। अब जो वो विधि सदस्य, जो चौथे विधि सदस्य थे, उसे केंद्रीय परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। याद रखना है कि जो 1833 के चार्टर एक्ट में जो विधि सदस्य को नियुक्त किया गया था, अब वो विधि सदस्य जो है केंद्रीय परिषद का मुख्य पूर्ण सदस्य भी उसको बना दिया गया। उसके बाद क्या है, कंपनी के कर्मचारी को नियुक्ति के लिए भारत में प्रतियोगी परीक्षा कराने लगा। अब कंपनी का कर्मचारी वही बनेगा जो यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा वगैरह देगा, और प्रतियोगी परीक्षा याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षा जो वहीं पे होता था और उसी के आधार पर कंपनी का कर्मचारी बनाए जाते थे। ब्रिटिश संसद जब चाहे तब कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। तो याद रखिएगा 1853 के चार्टर एक्ट में यह कह दिया गया कि कंपनी जब चाहे तब ब्रिटिश संसद जब चाहे तब जो है कंपनी के शासन को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ठीक है, अब याद रखिएगा दूसरा कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बैठा हुआ है वहां पे कंपनी के शेयरधारक, उसके 24 सदस्य को घटा के 18 कर दिया। उसमें से जो है 6 सदस्य जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। तो ये था मेरा 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब जो हम आगे के क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि 1853 के बाद 1873 में एक्ट आना चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि इस बीच में, याद रखिएगा 1873 में आना चाहिए, लेकिन इस बीच में एक घटना घटती है जिसे हम लोग क्रांति कहते हैं, 1857 की क्रांति। तो अब हम लोग जो है आगे समझेंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी बात है, थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्योंकि हर 20 वर्ष पर यह बोल दिया गया था कि हर 20 वर्ष पे जो है ये कानून आएगा, 1853 का चार्टर एक्ट के बाद अगले 20 वर्ष पे फिर कानून आएगा, लेकिन इस बीच में एक घटना घट जाती है। उसके बाद जो है अब कंपनी अपने तरीका से वो काम करना प्रारंभ कर देता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा, कि जो हमारे देश में जो है उस समय जो 1853 तक जो है, अब ये मुख्य रूप से ये काम हो गया था कि 1853 तक जो है कंपनी अपना पूरा का पूरा क्षेत्र में व्यापार कर रही थी, अपना क्षेत्र में पूरा। अब यहाँ के धार्मिक परंपराओं को जो वो क्या कर रहा था, इधर से उधर नुकसान कर रहा था। लेकिन कुछ अच्छी चीज जैसे कि मान लेते हैं सती प्रथा हो जाए,
बाल विवाह हो गया, दास प्रथा, इन सभी चीज को वो समाप्त कर रहा था, जिस वजह से कुछ जो रूढ़िवादी विचारधारा का व्यक्ति था वो नाखुश हो गया था, जिस वजह से जो है कहा जाता है ये सभी चीज चल रहा था। लेकिन इसी बीच में याद रखिएगा 1857 में, याद रखिएगा 1857 में एक जगह है जो नाम है बंगाल, और बंगाल में ही याद रखिएगा कहा जाता है कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा सैनिक का टुकड़ी था, 32 रेजिमेंट का यहाँ पे सैनिक का टुकड़ी था, और उसी का नेतृत्व कर रहा था कौन? मंगल पांडे। कौन कर रहा था? मंगल पांडे। अभी मंगल पांडे को ये बात पता चलता है कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बंदूक चलाने के लिए दिया जाता है उसे छील के, कारतूस को छील के फिर बंदूक में डाल के फिर उसको चलाया जाता है। तब वो जो कारतूस है, वो कारतूस जो बना हुआ है, बारूद जिसको कहते हैं हम लोग, वो बना हुआ है गाय प्लस सुअर के चर्बी से बना हुआ है। अब ये जो है मंगल पांडे यानी यहाँ से धर्म को लेकर काफी दिक्कत आ रहा था, तो जिस वजह से कहा जाता है मंगल पांडे ने इस रेजिमेंट में इस बात को फैला दिया, और फैलाने के वजह से कहा जाता है कंपनी के जितने भी सैनिक थे वो विद्रोह करने लगा, और कहा जाता है उसी विद्रोह को दबाने के लिए मंगल पांडे को फांसी दिया गया। ठीक है, लगभग 8 अप्रैल 1857 को इसे फांसी दिया गया, और इसी के बाद जो है पूरा देश में एक विद्रोह पनप गई, जो कि आपको पता है 10 मई 1857 ईस्वी को पहली बार मेरठ में, याद रखिएगा पहली बार मेरठ में यहाँ से विद्रोह पनपती है, जो 1857 की क्रांति को जन्म देती है। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति। ठीक है, अब ये क्रांति जो है कैनिंग के समय में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। अभी लॉर्ड कैनिंग के समय में क्रांति हुआ पूरा का पूरा। अब कहा जाता है इसी विद्रोह द्वारा ऐसा क्रांति ना घटे, इसीलिए अब जो एक्ट लाया जाएगा वो एक्ट 2 तरह का लाया जाएगा, याद रखिएगा। अब जो एक्ट इसी विद्रोह जैसा दूसरा कोई घटना ना घटे या क्रांति ना हो, इसीलिए अब जो है ब्रिटिश सरकार संभल के काम करती है। ब्रिटिश सरकार ने अब जो है 2 तरह का एक्ट लाने लगा। एक तो ये बात कह दिया कि अगर जब उसे शासन करना होता था, याद रखिएगा जब उसे शासन करना होता था तो शासन करने के अधिनियम लाता था, जब उसे कुछ सुधार करना होता था, याद रखिएगा, ठीक है, जब उसे सुधार करना होता था सुधार के लिए लाता था, तो शासन के लिए लाता था तो उसे बोलते थे हम लोग भारत शासन अधिनियम। ठीक है, जब सुधार के लिए लाता था तो उसे बोलते थे भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम, जैसे 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्योंकि जब आप लोग देखिए किताब पढ़िएगा तो किताब में इस तरह से नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने आप सबको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 1853 के बाद यानी 1857 की क्रांति होने के बाद जो है आपका ये समझ गया था ब्रिटिश सरकार कि अब हमें शासन के साथ साथ सुधार भी करना होगा, तो भारत शासन अधिनियम लाया। जब से शासन करना होता था 1858 का, 1919 का, 1935 का, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, 1919 का भारत शासन अधिनियम है, और 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब अगर उसे जब सुधार करना होता था तो भारत परिषद अधिनियम लाता था, जैसे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम, उसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, और उसके बाद लाता था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो अब यहां से आप लोग ये समझ लीजिएगा कि जब कंपनी को शासन करना होता था तो शासन के लिए अधिनियम लाता था, जब उसे सुधार करना होता था सुधार। इसमें कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत परिषद अधिनियम है या निम्नलिखित में से कौन सा शासन अधिनियम है। आगे क्लास में हम लोग जो है 1858 के अधिनियम से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे उसको हम समझेंगे।